साथियों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पर। मैं अशोक यादव। साथियों इस समय जो क्लास चल रही है इतिहास की, उसमें मध्यकालीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग जो आज की क्लास पढ़ेंगे उसमें सैयद वंश से संबंधित होगी वो क्लास। इसके विषय में आज पूरा सैयद वंश हम लोग इसमें कवर करेंगे क्लास के अंतर्गत। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने फिरोज शाह तुगलक के विषय में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जो उसके उत्तराधिकारी थे। उसके बाद साथ ही साथ हमने देखा था कि जो तैमूर लंग है वह भारत पर जब हमला किया था 1398 ईस्वी में, तो उससे क्या प्रभाव पड़ा उसके विषय में हमने अध्ययन किया। तो इस क्लास के अंतर्गत हम देखेंगे कि तैमूर लंग ने जब खिज्र खां को दिल्ली का जो क्षेत्र है, चाहे उसमें मुल्तान का क्षेत्र रहा हो, लाहौर का क्षेत्र रहा हो, दीपाल का क्षेत्र रहा हो, दीपालपुर का क्षेत्र रहा हो, इन तमाम क्षेत्रों को जीतने के बाद तैमूर लंग ने यहाँ का सूबेदार खिज्र खां को नियुक्त किया था। यही खिज्र खां आगे चल करके सैयद वंश की स्थापना करता है और सैयद वंश के पहले शासक के रूप में 1414 में गद्दी पर बैठता है और 1421 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पर काबिज रहता है। तो इस तरीके से हम आज क्लास शुरू करने जा रहे हैं सैयद वंश के अंतर्गत। तो यहाँ पे देखिए सैयद वंश, इसका जो पूरा शासनकाल है 1414 से लेकर के 1450 ईस्वी, पूरा सैयद वंश का शासनकाल है। इसी के अंतर्गत जो शासक हैं वो शासन करते हैं। उसके बाद दूसरा राजवंश दिल्ली की सत्ता पर आता है। देखिए इसमें जो बात करेंगे अब सैयद वंश के संस्थापक की। सैयद वंश का जो संस्थापक है उसका नाम है खिज्र खां। ये प्रश्न बनता है कि सैयद वंश के संस्थापक का क्या नाम है, तो उसका नाम है खिज्र खां। उसके बाद अगर हम सैयद वंश के अंतिम शासक की बात करेंगे तो अंतिम शासक का नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम है? अलाउद्दीन आलम शाह। सैयद वंश का कुल शासनकाल का अगर बात करें तो टोटल इसका जो शासनकाल है वह है 37 वर्षों का। ठीक है, अब देखते हैं, ये तो बात हो गई पूरा सैयद वंश की मोटी मोटा कि संस्थापक खिज्र खां, अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह और सैयद वंश के कुल शासकों का शासनकाल 37 वर्ष। ठीक है, ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जानना है। अब देखिए, अब बात करते हैं खिज्र खां की, जो सैयद वंश का संस्थापक था। इसने 14 से 14 ईस्वी में दिल्ली के गद्दी पर बैठता है और 1421 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। जो खिज्र खां है इसने एक उपाधि धारण की थी, यह उपाधि थी रैयत ए आला। उपाधि क्या है? रैयत ए आला। ये बहुत बार प्रश्न बना है कि दिल्ली सल्तनत में या सैयद वंश में किस शासक ने रैयत ए आला की उपाधि धारण की थी, तो वह था खिज्र खां। ठीक है, और जो उपाधि रैयत ए आला है इसे देने वाला कौन था? तैमूर लंग। ठीक है, खिज्र खां को रैयत ए आला की उपाधि तैमूर लंग ने दी थी। अब देखिए, इसने एक पुस्तक लिखी है खिज्र खां ने, उसका नाम है दरार ए जज्बात। क्या नाम है? दरार ए जज्बात। अब यह जो पुस्तक है यह उसकी एक वसीयत है। वसीयत का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मरने के बाद किसको, जैसे अगर किसी व्यक्ति के 4 बेटे हैं, उसके पास 20 बीघे जमीन है, तो 20 बीघे जमीन वो चारों पुत्रों में
किस तरीके से बांटेगा वह वसीयतनामा में लिख देता है। अगर किसी को एक पुत्र को 10 बीघे जमीन दे देता है, अब बाकी और सबको 10 बीघे में बराबर बांटता है, तो जो वसीयतनामा में लिख देगा वही चीज आगे चल के मान्य होगी। वही वसीयतनामा खिज़्र खां ने लिखा था, जिसका नाम था दरार-ए जज्बात। अब देखिए आगे देखते हैं कि बुखारा के शेख जलालुद्दीन ने खिज़्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। बुखारा का रहने वाला था शेख जलालुद्दीन। कहाँ का? बुखारा का रहने वाला था शेख जलालुद्दीन। उसने खिज़्र खां को सैयद कहकर पुकारा था। अब यही देखिए खिज़्र खां जो है यह ऐसा शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। आपको समझना है कि सैयद वंश का कौन शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, तो वह था खिज़्र खां। तो इस तरीके से अब आगे देखते, शेख जलालुद्दीन ने खिज़्र खां को पैगंबर मोहम्मद का वंशज घोषित किया। यही आपको समझना है कि दिल्ली सल्तनत का या सैयद वंश का कौन शासक है जिसे पैगंबर मोहम्मद का वंशज कहा गया, तो वह है खिज़्र खां। प्रश्न बनता है, आपको ध्यान देना है। आगे देखिए, वह तैमूर के चौथे पुत्र एवं उत्तराधिकारी शाहरुख को भारत से निरंतर राजस्व कर भेजता रहा। यह जो खिज़्र खां है यह तैमूर का एक गुलाम की तरह या सूबेदार की तरह शासन सत्ता भारत में संभाला। तैमूर तो मर गया 1405 में, लेकिन ये जो खिज़्र खां है अभी भी उसकी सत्ता को स्वीकार किया। और तैमूर का एक चौथा पुत्र है और जो उसका उत्तराधिकारी बना उसका नाम था शाहरुख। शाहरुख को हमेशा भारत से राजस्व भेजा करता था। आगे देखिए, क्योंकि खिज़्र खां स्वयं को उसके अधीन मानता था, इसलिए उसने अपने खुतबे में शाहरुख का नाम रखा। सबसे बड़ी बात है, खिज़्र खां अपने आप को शाहरुख का अधीन मानता था, गुलाम मानता था, इसीलिए जब उसने खुतबा पढ़वाया तो खुतबे में शाहरुख के नाम का अंकन कराया। अब देखिए आगे, खिज़्र खां ने सिक्कों पर सदा तुगलक शासकों के नाम को अंकित किया। और जब खिज़्र खां ने सिक्के ढलाने का प्रयास किया, सिक्के ढलवाया, तो उसमें हमेशा जो तुगलक वंश के शासक थे उन्हीं के नामों को अंकन करवाता था। अतः हम कह सकते हैं कि खिज़्र खां अभी भी तुगलक वंश के जो शासक थे उनके नामों को या उनको महत्व दिया करता था। अब आगे देखिए, उसने इकताओं, जिसे सूबा कहा जाता था, को सिकों व जिलों में विभाजित किया, परंतु फिर भी खिज़्र खां एवं उसके सरदारों को राजस्व प्राप्ति हेतु प्रतिवर्ष सैनिक अभियान करना पड़ता था। ये जो खिज़्र खां था, जो इकता या सूबा होता था उसको जिलों में विभाजित कर दिया। जिलों में अर्थात जो सिख थे उन्हें जिला कहा जाता था, उन्हें विभाजित कर दिया। लेकिन इसके बाद भी ये जो क्षेत्र हुआ करते थे, जिला या सिख, यहाँ से इतनी आसानी से राजस्व प्राप्त नहीं हो पाता था। तो राजस्व प्राप्त करने के लिए खिज़्र खां और उसके सरदारों को हमेशा उन क्षेत्रों पर सैनिक अभियान करना पड़ता था, और तब जाकर के वहां से राजस्व को इकट्ठा कर पाते थे लोग। आगे देखिए, उसने मलिक उस सर्क उर्फ मलिक तोफा को वजीर का पद दिया था, साथ ही साथ ताज उल मुल्क की उपाधि भी दी थी। आपको समझना है, जो खिज़्र खां है
उसने अपना वजीर जो बनाया था मलिक उस शर्त, जिसे मलिक तोहफा कहा जाता था, उसे अपना वजीर नियुक्त किया और कहा कि हम आपको ताज उल मुल्क की उपाधि प्रदान करते हैं। अब देखिए, कुल मिलाकर के उसके काल में शांति बनी रही। जो खिज्र खां का शासनकाल है, अगर इसकी तुलना की जाए तो यही पता चलता है कि खिज्र खां का जो शासनकाल है उसके साम्राज्य में पूरी तरीके से शांति बनी रही, किसी भी तरीके से कोई अव्यवस्था नहीं फैली थी। इसी बात को लेकर के फरिश्ता महोदय कहते हैं, जो इतिहासकार हैं, प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र नागरिक ने काले वस्त्र पहन करके शोक प्रकट किया था। आपको ध्यान देना है, यह बहुत बड़ा प्रश्न बना है। यही कोट दे देता है, यही परिभाषा दे देता है, यही कथन दे देगा कि प्रजा उसके शासन के अंतर्गत प्रसन्न एवं संतुष्ट थी। उसकी मृत्यु के पश्चात प्रत्येक युवा, वृद्ध, दास एवं स्वतंत्र नागरिकों ने काले वस्त्र पहन करके शोक प्रकट किया। तो ऊपर लिखित या ऊपर युक्त कथन किस शासक से संबंधित है, तो आपको समझना है, यह कथन है खिज्र खां से संबंधित। आगे देखिए, इसके बाद मातमी वस्त्रों को उतार करके उसके पुत्र मुबारक शाह को सिंहासन पर बैठाया। भाई पहले शोक मनाए, उसके बाद जो वहां के सरदार थे उन्होंने जो शोक वस्त्र पहना था उसके मृत्यु पर, उसको जब उतार दिया, उनको दफनाने के बाद, तो उसका एक पुत्र था जिसका नाम था मुबारक शाह, उसको बुलाते हैं और उसको अपना शासक घोषित कर देते हैं। ये बात हो गई खिज्र खां की। अब बात करते हैं मुबारक शाह की। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे मुबारक शाह। देखिए, मुबारक शाह आते हैं जिसने 1421 ईस्वी से लेकर के 1434 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। अब देखिए यहाँ पे कि मुबारक शाह सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण की थी। आपको समझना है कि जो मुबारक शाह है सैयद वंश का पहला सुल्तान था जिसने शाह की उपाधि धारण, तो उसने अपने नाम का सिक्का चलवाया एवं खुतबा पढ़वाया। देखिए, इसे सैयद वंश का पहला सुल्तान इसलिए कहा जाता है कि जो खिज्र खां था, जो सैयद वंश का संस्थापक था, उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी और न ही अपने नाम का सिक्का चलवाया, न ही अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था, बल्कि जो खिज्र खां था उसने जो उपाधि रैयत आला की दी थी तैमूर ने, उसी को धारण करके रखा और जो उसने सिक्के जारी करवाए थे वो तुगलक वंश के शासकों के नाम से ही सिक्का चलवाया था। और जो खुतबा पढ़वाया था, खुतबे में जो तैमूर था उसका जो पुत्र था शाहरुख, उसी के नाम का उसने खुतबा पढ़वाया। इसीलिए खिज्र खां को सैयद वंश का पहला सुल्तान नहीं माना जाता है। मुबारक शाह को पहला सुल्तान इसलिए माना जाता है क्योंकि इसने शाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का सिक्का चलवाया। साथ ही साथ जब उसने खुतबा पढ़वाया तो खुतबे में अपने नाम का उल्लेख करवाया। इसीलिए मुबारक शाह को सैयद वंश का पहला सुल्तान घोषित किया जाता है। अब आगे देखिए, कुल मिलाकर उसने उस सांकेतिक विदेशी स्वामित्व की अवधारणा को अस्वीकार कर दिया जिसका प्रवर्तक उसका पिता खिज्र खां था। देखिए, जो एक सांकेतिक विदेशी स्वामित्व की बात है, जिसका पालन उसके पिता खिज्र खां ने किया था, तो मुबारक शाह ने उस स्वामित्व को
खत्म कर देता है। अब सब कुछ अपने आप में शामिल कर लेता है। कहा मैं ही शासक हूँ, जो मैं कहूँगा वही कानून होगा, वही नियम है। अब विदेशी शक्तियाँ हमारे ऊपर किसी भी तरीके से शासन नहीं करेंगी। अब हम शाहरुख को अपने साम्राज्य से किसी भी तरीके से टैक्स नहीं भेजेंगे। ठीक, आगे देखिए क्या लिखा है। उसने सिक्कों पर तुगलकों के नाम भी हटवा दिए। साथ ही साथ जब उसने अपने नाम का सिक्का चलाया और खुतबे में अपना नाम पढ़वाया, तो जो सिक्का चला करता था, जिस पर खिज्र खान ने तुगलक वंश के शासकों के नाम को अंकित करवा रहा था, उस सिक्कों पर तुगलक के जो शासक थे उनके नामों को हटवा देता है और स्वयं को नायब ए आमीरुल मोमिनीन घोषित कर देता है। अर्थात जो मुबारक शाह है एक उपाधि धारण करता है, कहा कि मैं ही नायब ए आमीरुल मोमिनीन हूँ। ठीक है, आगे देखिए। आगे लिखा है खिज्र खान ने अपनी मृत्युशैया पर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। मुबारक शाह को खिज्र खान ने जब हम मरने को हुआ तो उसका समय नजदीक आया, तो मुबारक शाह को अपने पास बुलाता है। कहा कि बेटा अब हम अपना उत्तराधिकारी तुम्हें घोषित करते हैं। आगे देखिए, मलिक सरवर उल मुल्क मुबारक शाह का वजीर था। अगर मुबारक शाह के वजीर की बात करें तो उसके वजीर का नाम था मलिक सरवर उल मुल्क। वह पहले स्वरूप नाम का हिंदू था। ये जो मलिक सरवर उल मुल्क है, अगर इसके मूल नाम की बात करें तो इसका मूल नाम था स्वरूप। यह एक हिंदू हुआ करता था। बाद में इसने मुस्लिम धर्म को ग्रहण कर लिया। आगे देखिए, इसी समय उत्तर पश्चिम में खोखर नेता जसरथ ने सैयद वंश को नष्ट करने का प्रयास किया था। मुबारक ने जसरथ को दबाने हेतु अफगान सरदार बहलोल को नियुक्त किया, परंतु वह दशरथ के साथ हो गया। अब यहाँ पे आपको समझना है, जब यह मुबारक शाह शासक बना था उसी समय उत्तर पश्चिम क्षेत्र में एक खोखर नेता हुआ करते थे जिसका नाम था जसरथ। उसने अपनी जो उसकी सेना थी उसके माध्यम से जो सैयद वंश है इसे पूरी तरीके से नष्ट करने का प्लान बनाता है, कोशिश करता है। जब इस सिस्टम को देखा कि जसरथ हमारे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, तो ये जो मुबारक शाह है इसने एक उसका सेनानायक था उसको बुलाता है। उसका नाम था अफगान सरदार था जिसका नाम था बहलोल। उसको बुलाता है, कहा आप जाइए उत्तर पश्चिम क्षेत्र में जो दशरथ है आप इसे कंट्रोल करिए। और जब बहलोल वहां पे जाता है तो बहलोल और दशरथ दोनों आपस में मिल जाते हैं। अगर ये दोनों मिल गए, लेकिन ये जो दोनों अपना उद्देश्य बना रहे थे कि शायद वंश को खत्म कर दिया जाए, ये दोनों अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाए। आगे देखिए, इसमें लिखा है कि फरवरी 1434 ईस्वी में मुबारक शाह के वजीर सरवर उल मुल्क ने धोखे से उसकी हत्या कर दी। जब सुल्तान मुबारकाबाद नगर का निरीक्षण कर रहा था। अब आपको समझना है कि जो स्वरूप नाम का हिंदू वजीर था जो बाद में मुस्लिम धर्म ग्रहण कर लेता है, जिसका नाम था सरवर उल मुल्क, जो उसका वजीर था, एक बार यह मुबारक शाह मुबारकाबाद गया था, उस नगर का निरीक्षण कर रहा था, तो साथ में इसका वजीर भी था सरवर उल मुल्क। और जैसे ही मौका पाया सरवर उल मुल्क ने अपने तलवार से मुबारक शाह का गर्दन उड़ा देता है, अर्थात उसकी हत्या कर देता है। और जब हत्या कर दिया
तो मुबारक शाह सैयद, ये देखिए इसकी हत्या हो जाती है। ये जो मुबारक शाह है सैयद सुल्तानों में सबसे योग्य शासक था। जब बाद में पूरा साम्राज्य खत्म होता है, जब तुलना की जाती है इतिहासकारों के द्वारा, तो यह पता चलता है कि जो मुबारक शाह है यह सैयद सुल्तानों में सबसे अधिक योग्य शासक था। आगे देखिए, उसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिया बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण दिया था। ये जो मुबारक शाह है इसके दरबार में एक इतिहासकार रहा करते थे जिनका नाम था याहिया बिन अहमद सरहिंदी। क्या नाम है? याहिया बिन अहमद सरहिंदी। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था तारीख ए मुबारक शाही। तारीख ए मुबारक शाही बहुत बड़ा प्रश्न बना है कि याहिया बिन अहमद सरहिंदी की पुस्तक क्या क्या नाम है? तारीख ए मुबारक शाही। फिर बन जाता है कि तारीख ए मुबारक शाही कि किसकी पुस्तक है? तो यह है याहिया बिन अहमद सरहिंदी की। इसलिए आपको प्रश्न घुमा के पूछता है। तो यहाँ देखिए, ये जो तारीख मुबारक शाही है यह सरहिंदी महोदय ने मुबारक शाह को भेंट की थी। अब आगे देखिए, उसने यमुना नदी के तट पर 1434 ईस्वी में मुबारकाबाद नगर को बसाया था। जिस नगर को निरीक्षण करने में मुबारक शाह की हत्या सरवर उल मुल्क ने कर दी थी, वह नगर मुबारकाबाद मुबारक शाह ने 1434 ईस्वी में यमुना नदी के तट पर बसाया था। आगे देखिए, याहिया बिन अहमद सरहिंदी कहते हैं कि मुबारक शाह ने 17 वर्ष 3 माह और 16 दिनों तक शासन किया। यही याहिया बिन अहमद सरहिंदी जब मुबारक शाह के शासनकाल की बात करते हैं, उन्होंने कहा कि मुबारक शाह ने कुल 17 वर्ष 3 माह और 16 दिनों तक उसने शासन किया था। अब मुबारक शाह की जो व्यक्तिगत बातें हैं उसके स्वभाव के विषय में फरिश्ता महोदय ने कहा कि वह एक सभ्य राजकुमार था जिसमें अनेक प्रशंसनीय गुण विद्यमान थे। यह बात किसने कही? यह बात फरिश्ता महोदय ने मुबारक शाह के विषय में कही थी। यह तो बात हो गई मुबारक शाह की। अब देखिए, अगले जो शासक आते हैं जिनका जो शासनकाल है ये भी लगभग 9 वर्षों का रहा, 10 वर्षों का। इसमें नाम आता है मोहम्मद शाह का। क्या नाम? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह 1434 ईस्वी में शासक बनता है। 1443 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। ठीक, आगे देखिए, मोहम्मद शाह ने बहलोल लोदी को पुत्र कहा था। आपको समझना, जो मोहम्मद शाह है, ये जो बहलोल लोदी है, इसे अपना पुत्र घोषित किया था। आगे देखिए, लिखे खाने खाना या खाने जहां की उपाधि दी थी। सैयद सुल्तान अपनी राजधानी की शत्रुओं से रक्षा के लिए बहलोल पर निर्भर थे। यही आपको समझना है। ये जो मोहम्मद शाह है यह बहलोल लोदी को अपना पुत्र कहा करता था, और जब उसे पुत्र कहा तो उसे उपाधि प्रदान करता है। उपाधि है खाने खाना की उपाधि, जिसे खाने जहां भी कहा गया। जो सैयद वंश के सुल्तान हुए, ये जो बहलोल लोदी है, अपने पूरे साम्राज्य की जो पूरा राजधानी थी उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी बहलोल लोदी के ऊपर रख देते हैं। कहा कि अब आप ही लोग या फिर आप ही हमारी जो राजधानी है आप इसकी रक्षा कीजिए। ये तो बात हो गई मोहम्मद शाह की, बस इतने में इनकी कहानी खत्म होती है। अब इसके बाद शासक बनते हैं अलाउद्दीन आलम शाह। क्या नाम? अलाउद्दीन आलम शाह। यह शासक बनते हैं 1443 ईस्वी में बनते हैं और 1450 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर बैठते हैं।
ठीक है। 1443 में शासक बनता है, 1450 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करता है। यही जो अलाउद्दीन आलम शाह है, यही सैयद वंश का अंतिम शासक साबित होता है। उसका अपने वजीर हमीद खां से झगड़ा हो गया, किसी बात को लेकर के। जो उसका वजीर था उसका नाम था हमीद खां। किसी बात को लेकर के अलाउद्दीन आलम शाह और हमीद खान के बीच झगड़ा हो जाता है। अतः हमीद खान ने बहलोल को दिल्ली के सिंहासन पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। भाई जब झगड़ा हो गया तो जो अलाउद्दीन आलम शाह थे ये व्यक्तिगत रूप से काफी कमजोर हो चुके थे, सैनिक शक्ति थी नहीं। अब इस सब के सब बहलोल लोदी पर निर्भर थे सुरक्षा के तौर पर, कि जो करेंगे बहलोल ही करेंगे। तो जो उसका वजीर था हमीद खान, वो कहा कि सोचा कि अलाउद्दीन आलम शाह इनके बस की कुछ है नहीं। अब सीधा जब सुरक्षा की जिम्मेदारी बहलोल लोदी ही देख रहा है, उसको क्यों ना बुला करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा दिया जाए। हाँ, तो बहलोल लोदी के पास संदेश भेजता है। अब बहलोल लोदी को बुलाता है, कहा कि अब आप दिल्ली की गद्दी को संभालिए। अब मोहम्मद अलाउद्दीन आलम शाह के बस की बात नहीं है। जब बहलोल लोदी दिल्ली आता है, सारी व्यवस्था वहां पे संभालने लगता है। जब यह बात देखता है अलाउद्दीन आलम शाह, तो सोचा कि हमारी कोई स्थिति है नहीं, हम कमजोर हैं, उससे लड़ सकते हैं नहीं। तो ऐसा करते हैं, अब हम यहाँ से चलते हैं। जब यह अपनी स्थिति कमजोर देखा तो यहाँ से भगा, चला गया बदायूं। कहा अब हम यहीं पे ठीक हैं। और देखिए, मुल्तान के शासक बहलोल को दिल्ली की सल्तनत सौंप दी जाती है। अब आपको यहाँ पे एक चीज समझना है, जो बहलोल लोदी है, अगर यहाँ पे प्रश्न बन जाए कि दिल्ली की सत्ता पर बैठने से पहले बहलोल लोदी कहाँ का शासन भार संभाल रहा था, तो संभाल रहा था मुल्तान का। ठीक है, वहां से बुला करके हमीद खान ने दिल्ली की सत्ता पर उसे बैठा देता है। बाद में अलाउद्दीन जब बदायूं भाग गया तो अलाउद्दीन अपनी मृत्यु 14 से 76 ईस्वी तक बदायूं पर ही शासन किया। उसके पश्चात जौनपुर के शासक हुसैन शाह सदकी ने बदायूं को अपने साम्राज्य में शामिल कर लेता है। यही आपको समझना है कि अलाउद्दीन आलम शाह जब भाग के बदायूं जाता है तो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई, अर्थात उसकी मृत्यु 14 से 76 ईस्वी में हुई, और तब तक वह वहीं पर शासक के रूप में शासन किया। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो एक था जौनपुर का शासक हुसैन शाह सदकी। क्या नाम है? जौनपुर का शासक हुसैन शाह सदकी। उसने बदायूं पर हमला करता है और बदायूं को जौनपुर में शामिल कर लेता है। तो इस तरीके से ये जो सैयद वंश की कहानी रही पूरी, 4 शासकों को हमने देखा, जिसमें एक खिज्र खां थे, दूसरा मुबारक शाह है, तीसरा मोहम्मद शाह है और चौथे अलाउद्दीन आलम शाह है। अगर इसमें सुल्तान की बात करें तो इसमें 3 सुल्तान हुए, जिसमें एक मुबारक शाह थे, दूसरा मोहम्मद शाह, तीसरा अलाउद्दीन शाह। तो यहाँ पे इनकी सारी कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अब चर्चा करेंगे अगले वंश की। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।